बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्लीप पॉइंट आप देख रहे हैं, मैं हूं आपका मेज़बान आसिफ खान। क्रिकेट की दुनिया से बहुत सारी खबरें हैं वो हमने जमा की हैं। उसके अलावा हमारे साथ एक ख़ास मेहमान आज के शो में शामिल है, उसका तारुफ आपसे कराता हूं। पहले कराची स्टूडियो में बैठे मेहमान का आपसे तारुफ कराता हूं। रोज़ की तरह हमारे साथ आज ही मौजूद हैं तनवीर अहमद साहिब। कैसे हैं तनवीर? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट क्लास, ठीक है, ज़बरदस्त। चलें जी, दूसरा मेहमान हमारे साथ हैं, वो ख़ास हैं और लाहौर से हमें ज्वाइन किया बज़रिए वीडियो लिंक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ डायरेक्टर एकेडमी इस काम कर रहे हैं। एक जहत ये है, बाकी सिलेक्टर भी हैं, बाकी और भी कई काम इन्होंने किए हैं। आकिब जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम। आकिब भाई कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, ठीक ठाक, आप बताएं। आपको चीफ सेलेक्टर कह सकता हूं मैं, क्योंकि हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम आपको देखते हैं कि आप सेंटर में बैठे होते हैं, हर जगह आप जाके पीसीबी का मौक़िफ़ आगे कर रहे हैं। तो चीफ सेलेक्टर आपको कहा जाए तो बुरा तो नहीं मानेंगे आप? नहीं, सेंटर वाला सिलेक्टर कह रहे तो सेंटर में हमने कहा ना बैठता हूँ। देखिए हमारे जो ना, देख बहुत इसके ऊपर बात होती है जी कि चीफ सिलेक्टर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। मुझे तो 1.5 साल हो गया और जब से मैं आया हूँ तो हमारा कोई चीफ सिलेक्टर नहीं। उसकी वजह और कभी ज़रूरत पड़ी नहीं है, क्योंकि होता ही है कि जब आपके 4-5 सिलेक्टर्स होते हैं तो बात तो वही, किसी की प्लेयर की अगर आप टीम बनाते हैं तो 8, 10, 12 तो वैसे ही ऑलरेडी चॉइसेस होती हैं। बाकी जो किसी के ऊपर 4-5 के ऊपर बात होती है तो वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, एक दूसरे को कन्विंस करते हैं। और मेजॉरिटी में जो लोग किसी बात के ऊपर किसी को एग्री कर रहे होते हैं तो वो वैसी समझ आ जाती है। अगर एक बंदे को अथॉरिटी दे दें कि जी बाकी जो मर्जी करता रहे, आप एंड में अपनी मर्जी करें, तो फ्रैंकली स्पीकिंग 1.5 साल में कभी फील नहीं हुआ कि जी कोई चीफ सिलेक्टर हो तो फिर ही फैसला हो सकता है। चलें, अच्छी बात है। अब ये जो टीम का ऐलान किया है वेस्ट इंडीज़ के लिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम बड़ी स्ट्रॉन्ग है, रीसेंट परफॉर्मेंस उनकी बहुत अच्छी है, 5 में से 4 टेस्ट वो जीते हैं। पाकिस्तान में जो अनाउंसमेंट है उसमें बॉलिंग से शुरू करें अगर, तो बॉलिंग खासी वीक नज़र आती है। अब्बास को छोड़कर बाकी अली हैं उसमें, उबैद शाह हैं उसमें, तो ना उसमें नुमान नज़र आते हैं, ना उसमें अमाद बट नज़र आते हैं, ना कोई और नज़र आता है। इसको कैसे आप डिफ़ाइन करेंगे बॉलिंग लाइन ऑफ पाकिस्तान? देखिए, टेस्ट क्रिकेट में एक चीज़ तो सबसे पहले माननी पड़ेगी कि हम बहुत वीक टीम है और उसमें जो बॉलिंग स्पेशली, क्योंकि ये जो 20 विकेटें जब तक आप लेंगे नहीं, आप टेस्ट मैच जीत नहीं सकते। और पिछले जो, चलो स्पेशली इसी की बात कर लेते हैं, जो 16 टेस्ट मैच हुए हैं उसमें फास्ट बॉलर्स ने 20 विकेटें एक दफ़ा भी नहीं। हम जो ये 3 साल में, तकरीबन 3.25 साल में जो टीम खेली है पिछला जो, उसमें सिर्फ हम 4 टेस्ट मैच, वो भी 2 वो इंग्लैंड सीरीज वाले, वो भी स्पिन पिचेस थी, फिर वेस्ट इंडीज से जीते और फिर आप साउथ अफ्रीका से एक टेस्ट। इसीलिए वो स्पिन की तरफ गए थे, क्योंकि जो फास्ट बॉलर्स हैं वो 20 विकेटें नहीं ले रहे थे। उसके बाद भी अगर आप आज भी देखें तो इस सारी होम सीरीज जो हमने टेस्ट की खेली, उसके बाद पहली सीरीज बांग्लादेश में गए, तो सारे वो बॉलर्स जो कि एक्सपीरियंस थे, जो कि एट टाइम्स लगता यही है कि ये जो कुछ करते हैं ये सिलेक्टर्स ही करते हैं, बट लेट मी एक्सप्लेन कि चीज़ें होती कैसे। सिलेक्टर्स बैठते हैं विद कैप्टन एंड विद कोच, और वो एक 16 की टीम बनाते हैं कि आप बांग्लादेश फॉर इंस्टेंस समझा रहे थे कि वहाँ पे हमें पता था कि उन्होंने घास वाली पिचेस बनानी, तो उसमें ज़्यादा फोकस यही था कि आपके जो सीम बॉलर्स हैं जो कि लगता है कि ये 20 विकेटें लेंगे, पाकिस्तान के लिए टेस्ट मैच जीतेंगे, उसके बाद टीम उधर चली जाती है। जब 16 प्लेयर बन गए, टूर पे चले गए उधर, फिर आपके कैप्टन और आपके कोच ने देखना है कि इस पिच के ऊपर टॉस जीत के पहले बॉलिंग करनी है या बाद में करनी है, और वो कौन सा कॉम्बिनेशन है जो हम खिलाएं। लेकिन आप देखा आपने दोनों में कि वो टेल एंडर्स तक भी उस तरह आउट नहीं हुए। हालांकि उनकी जो बॉलिंग है, नो डाउट के वो नाहिद राना के आने से उनकी
फास्ट बॉलिंग काफ़ी बेहतर होगी। उन्होंने दोनों टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान को आउट किया और जीत गए। अब जब वहां से वापस आते हैं तो एक चीज ये है कि 20 विकेटें नहीं ली जा रही, दूसरा ये जो एलिमेंट आया कि पेस है ये मेंटेन नहीं कर पा रहे, इसकी अभी बाद में बात करेंगे कि क्यों नहीं कर पा रहे। क्योंकि आप पहला स्पेल ठीक है, 37 38 एट टाइम 40 भी टच किया उन्होंने, लेकिन जब सेकंड थर्ड स्पेल में आ रहे हैं तो ऑलमोस्ट अब्बास की स्पीड पे सारे आ गए। तो इसलिए हमारे लिए ये बड़ा चैलेंज था। अभी 1.5 महीने का कैंप भी लगा और उसमें भी इम्फोसाइज इस चीज़ पे किया गया कि सारे जो बॉलर्स हैं वो एक पेस के ना हो, कम से कम ऐसे बॉलर्स को अब हम लेकर आए कि जो अवैध है, जैसे फॉर इंस्टेंस वो यहाँ पे थ्रू आउट 140 प्लस बॉलिंग कर रहा था। तो उसके आने की वजह तो एक है कि एक तो हमें चाहिए कम से कम बीच में आउट करे और एंड में जो अगर आपके जब टेल एंडर्स आते हैं तो उनको बाउंसर्स जो आउट करे, इस तरह से तगड़ी बॉलिंग। सही आके भाई मैं एक और सवाल करूं, फिर तनवीर आपसे कुछ पूछना चाहेंगे। आप बांग्लादेश के साथ आपने काम भी किया 2016 में, उस वक्त से उन्होंने पेस की तरफ ध्यान दिया। पाकिस्तान जिसकी पहचान ही पेस बॉलिंग थी, वो जो 2 विकेट्स बनी, जो रेड़ा विकेट्स आपके कहने पर लोग कहते हैं बनी, उनसे फास्ट बॉलर्स में जो एतमाद था, फास्ट बॉलर में जो कशिश थी वो ख़त्म हुई है, जिसकी वजह से देखें ना नसीम शाह नज़र आते हैं, ना शाहीन शाह अफरीदी नज़र आते हैं। इस पॉइंट का कैसे कि वो जो 2 पिचेस बनी इंग्लैंड के खिलाफ, उसके बाद अचानक पाकिस्तान की जो फास्ट बॉलिंग है उसमें कशिश कम होगी। अभी सवाल ये है कि जब पहला टेस्ट हो गया था एंड इंग्लैंड स्कोर्ड लाइक ऑलमोस्ट 800 रन्स और वो टेस्ट मैच हम बुरी तरह हारे। जब मैं गया मुल्तान और कोच से और कप्तान से पूछा कि आपका क्या प्लान है, हम अगला टेस्ट है, 2 टेस्ट और बाकी है, कैसे जीत सकते हैं, पिच को कुछ करें, कुछ स्पिनर्स को लेकर आए। उन्होंने कहा जी कि हमारे पास स्पिनर हैं ही नहीं, ना हम स्पिन बना सकते। मैं कहा फास्ट, कहता है ये शान से भी बात हुई, कोच से भी बात हुई कि ये हमारे फास्ट बॉलर जो है 20 विकेटें नहीं ले रहे, आज से नहीं ले रहे, ना ऑस्ट्रेलिया में उन्होंने लिए, ना ले ही नहीं रहे। वो विकेटें नहीं ले रहे थे तो स्पिन पिच बनाई थी कि हम कम से कम कैसी भी पिच बनाए। अब इंग्लैंड जैसी टीम है, उससे आपने टेस्ट सीरीज जीतने की कोशिश करनी और वो हो भी गई। तो ये बात करना चाहिए कि जिस दिन से वो पिच बनी उस दिन के बाद से पाकिस्तान जो फास्ट बॉलर उनके दिल टूट गए, वो दिल पुराने टूटे हुए थे, वो विकेटें नहीं ले रहे। मुझे कोई शौक नहीं है, मैं स्पिन बॉलिंग पिचेस बनाने का कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो जरूरत थी हमारी। और अभी ये पिछले 16 जो टेस्ट मैच हुए, अगर उसमें अब 4 टेस्ट मैच सिर्फ जीते हैं, ओनली 4, और वो इन्हीं स्पिन पिचेस और स्पिनर्स की परफॉर्मेंस की वजह से। ठीक है। अच्छा आके भाई, मेरा जाहिर सी बात है आपने जितने भी शोज़ किए हैं, मेरे ख्याल में उन शोज़ में कोई भी ऐसा क्रिकेटर आपके साथ नहीं होगा जिसने आपसे सवालात किए हों, या आपसे कोई भी क्रिकेटर वहाँ सामने बैठा हो। जाहिर सी बात है शो के होस्ट वगैरह थे, उन्होंने आपसे सवालात किए। मैं एज अ क्रिकेटर जो है वो आपसे कुछ चीज़ें यहाँ कन्फर्म करना चाहता हूँ या समझना चाहता हूँ कि हमारे क्रिकेटर्स की सोच क्या है, वो क्रिकेट बोर्ड में जाके क्या करते हैं, या वो लोग जब टीवी पे बैठते हैं वो क्या सोचते हैं, और जब जो है वो बोर्ड में आते हैं क्या सोचते हैं। आपसे जितने भी मैं बात करूंगा, सारी आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आपने की, जो आपने बातें की, उन सब से मिली जुली मैं बातें आपसे करूंगा जो आपने वहाँ की। आपने एक बात बोली कि मुझे 27 साल हो गए कोचिंग करते हुए, इसमें कोई शक नहीं है। मेरे ख्याल में आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस पाकिस्तान में किसी को भी नहीं होगा, आपने 27 साल से कोचिंग की। जब एक क्रिकेटर को एक पूरी वर्कशॉप दे दी जाती है उसके हाथ में, मतलब एनसीए क्रिकेट एकेडमी, डोमेस्टिक, हर चीज़ जब आपके हाथ में दे दी गई, उसके बाद आप सिलेक्शन कमेटी में भी चले जाते हैं। बकौल आपने बोला कि मुझे लोग गालियां देते हैं, सिलेक्शन कमेटी का चीफ सेलेक्टर हूं मैं, जो कि मैं हूं नहीं। ठीक है, तो मेरा सवाल ये है कि ये कैसे हो सकता है कि एक बंदे के हाथ में पूरी वर्कशॉप है, उसके पास इतना टाइम कैसे है कि वो सिलेक्शन कमेटी में भी काम कर रहा है,
दो दो तीन तीन जॉब्स के साथ, जो आपके लेफ्ट राइट बैठे हुए हैं वो भी दो दो तीन तीन जॉब्स कर रहे हैं, तो आप भी कर रहे हैं, आप सिलेक्शन कमेटी में भी, एनसीए भी। तो हम लोग या आप लोग भी जब टीवी पे बैठते थे, आप लोग भी सिस्टम की बातें करते थे टीवी पे बैठ के। अब आप लोग जब बोर्ड में आते हैं, आप लोग भी दो दो तीन तीन चार चार जॉब्स करते हैं, या आपको कोई सी भी जॉब मिल जाती है, आपको इंटरम हेड कोच की मिली, आपने वो भी किया। तो मैं एक चीज क्लियर अपने क्रिकेटर से, लाइक आप, जाहिर सी बात है बोर्ड में, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारे क्रिकेटर्स एक काम क्यों नहीं करते, क्यों दो दो तीन तीन चीजों के पीछे लगे रहते कि ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं, ये भी मैं कर लूं। बिल्कुल ठीक। ओके, इसमें होता है ऐसे है कि जैसे मैं असल में जो मेरा असल काम है, जो असल में काम है वो है आई एम द डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स। ठीक है। अच्छा, ये जो आप सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, सिलेक्शन कैन नॉट बी अ फुल टाइम जॉब। अगर आप एक सिलेक्टर हैं तो उसमें आप उसको फुल टाइम क्या करेंगे जॉब, मतलब आपकी टीमें सिलेक्ट होती हैं। अब वो दौर खत्म हो चुका है कि जहां जो पुराने ज़माने में जो सिलेक्टर्स होते थे ना, वो ग्राउंड्स में जाते थे, मैचेस देखते थे। क्योंकि अब सारी जो सिस्टम है अपग्रेड हो चुका है, आपकी जितनी क्रिकेट है सारी की सारी हमारे सिस्टम के अंदर, हर फर्स्ट क्लास हो या इवन अंडर 19 के मैचेस हैं, सबकी वीडियोस, हर चीज़ जो है वो सिस्टम के अंदर होती है। तो अब आपको हर ग्राउंड के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं होती। मैं जैसे अपना हाई परफॉर्मेंस का डायरेक्टर हूँ, मेरा काम है कि ये जो एनसीए है या कराची की जो वुमेन एकेडमी है या मुल्तान की हाई परफॉर्मेंस है, अभी फैसलाबाद में भी एक है, उसके बाद सियालकोट में भी शुरू कर रहे हैं अंडर 15 की। इनकी सारी वर्किंग, इनकी सारी प्लानिंग, इन चीज़ों को हम देखते हैं। जब सिलेक्शन आती है तो आई एम वन ऑफ द सिलेक्टर जो कि मेक श्योर हम करते हैं कि जी एक प्लेयर अगर आ रहा है, अगर उसकी वीडियो या उसकी किसी परफॉर्मेंस को नंबर्स देखने हैं या उसकी कभी वीडियो भी देखनी है, तो वो हम, अगर मैं अपने ऑफिस में बैठा हूँ, इफ यू वांटेड टू सी समथिंग, इफ यू वांटेड टू इंक्वायर अबाउट एनी प्लेयर, तो मेरे एक क्लिक के ऊपर है, मैं नाम लिखूंगा और प्लेयर आ जाएगा, उसकी बॉलिंग है, उसकी बैटिंग है। सो आई कैन सी, आई कैन राइट डाउन माई नोट्स, ताकि सिलेक्शन में जब जाएं मीटिंग हो। आपकी 2-3 महीने बाद एक मीटिंग हो जाएगी अपने। अभी ये सिलेक्ट हुई है एक टीम जो कि जा रही वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड, तो इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो सिलेक्शन होनी है वो अक्टूबर में होनी है। अक्टूबर में, उससे पहले हम फिर आकिब भाई देखें, अगर आप ये जो बात करें, अगर आप क्लियर एक चीज कह दें कि नहीं यार मैं सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं बनना चाहता, क्योंकि मेरे पास एक नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, मैं पूरा टाइम उसके ऊपर देना चाहता हूं। आपने जिस तरह बोला ना कि इतनी कोई लंबी जॉब नहीं है, इतनी कोई फुल टाइम जॉब नहीं है, लेकिन काम तो आप दो दो कर रहे हैं ना। आप जिस तरह आपके साथ असद शफीक हैं, वो कराची के भी डायरेक्टर हैं, वो वुमेंस के भी हेड को वो है सेलेक्टर हैं, वो मेंस के भी सिलेक्टर हैं, वो बैटिंग कोच भी पाकिस्तान टीम के हैं, इसी तरीके से मिसबा भी हैं, वो एक डिपार्टमेंट से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बैठ के वो कोचिंग भी कर रहे होते हैं, वो सिलेक्टर भी हैं। तो मेरा तो सवाल ये है कि क्या अगर ये चीज़ें आप लोग सारे क्रिकेटर्स बैठ के करेंगे कि दो दो चार चार जॉब्स भी करेंगे, तो फिर लोग तो यही बोलेंगे कि यार ये लोग टीवी पे बैठ के कहते हैं। अभी कुछ दिन पहले आपने एक बात भी बोली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि यार क्या हम क्रिकेट को ऊपर नहीं ले जाना चाहते, हम क्रिकेट को ऊपर ले जाना चाहते हैं। तो फिर मेरे जैसा बंदा या आवाम तो आपसे सवालात करेगी ना कि आप अगर क्रिकेट को ऊपर ले जाना चाहते हैं तो फिर आप लोग ये दो दो चार चार काम क्यों करते हैं? आप क्यों नहीं कहते करता धरता को कि भाई मैं सिर्फ एनसीए का काम करना चाहता हूं, जो कि मैंने आपको देखा भी, मैंने आपको पहले देखा भी, आपके साथ हमने काम भी किया, रहे भी, आप वो काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये जो आप बात कर रहे हैं, तो इससे तो फिर जो नया बंदा और आएगा वो भी बोलेगा भाईजान वो चार चार नौकरियां कर रहे थे, असी भी कर लवेंगे तो की मसला। तो ये तो कोई सिस्टम का कोई हल तो नहीं है ना। फिर देखिए, हल की बात यह है कि जहां तक सिलेक्शन का है, आई टोटली एग्री कि ये फुल टाइम कोई जॉब नहीं है। ये आप नहीं कह सकते जी कि आप पीसीबी में आए हैं, आपको आए मैं सिलेक्टर हूँ, तो सिलेक्टर हो के आप काम क्या करोगे सारा दिन? कोई काम नहीं है। आपने दो तीन महीने बाद एक मीटिंग करनी है। अब सोच ये थी कि जो आपके जितने भी लोग हैं, जो सिलेक्टर्स हैं, दे शुड डू सम प्रैक्टिकल वर्क एज वेल।
ठीक है। असद शफीक को हमने बनाया है कराची हाई परफॉर्मेंस का हेड, वो उसको लुक आफ्टर करते हैं। वो मेनली जो एकेडमी है कराची की, दैट इज वुमेन्स क्रिकेट एकेडमी मेनली। उसके साथ जो पाकिस्तान के जो प्लेयर्स हैं, जब वहाँ पे वो आ जाते हैं तो उनको फैसिलिटेट किया जाता है, कोचेस भी हैं। हाँ, अगर आपको कहीं लगता है कि जी ये इस काम की वजह से आपका जो फर्स्ट काम है वो अगर अफेक्ट हो रहा है, तो फिर डेफिनेटली नहीं करना चाहिए। अगर आपको लगता है कि अगर आप इतने बिजी हैं कि दो दो तीन तीन टाइम कंज्यूमिंग काम कर रहे हैं और आपका फोकस नहीं हो रहा, तो फिर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लेकिन ये जो सिलेक्शन है, ये ऐसा काम नहीं है कि आप सिलेक्टर है तो आप, अगर एक लेट्स से अगर मैं सिर्फ सिलेक्टर हूं तो मुझे बताया मैं सारा दिन करूंगा क्या? नहीं आकिब भाई मसला पता क्या है, वो आप सही कह रहे हैं, लेकिन बात ये है कि फिर वो लोग सवालात करते हैं ना। नहीं, लोग सवालात करते हैं कि यार ये दो जो है वो चीजें करते हैं। सवालात अभी मजीद हैं आकिब जावेद साहब के साथ। लोग सवाल करते हैं, आप भी मुझसे सवाल कर। आकिब भाई एक ब्रेक लेकर मैं आ जाता हूं, फिर तफसील से आप जवाब दीजिएगा। आई एम टेकिंग अ ब्रेक, कमिंग बैक इन अ व्हाइल। वेलकम बैक टू स्लीप पॉइंट। आकिब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। आकिब भाई थोड़ा सा दूसरी तरफ आता हूँ मैं, स्क्वाड पे अभी नहीं आ रहा, लेकिन कप्तानी पर बात हो जाए। बाबर आजम जिसके बारे में आप भी कह चुके हैं T20 में उसका स्ट्राइक रेट ऐसा है, कम है, आप तो यहाँ तक कहते रहे कि आप उसे आउट नहीं करते थे लाहौर कलंदर्स में, तो अब उसमें ऐसा क्या है कि टेस्ट मैच का कप्तान भी है वो, क्या वनडे का भी कप्तान वो हो सकता है, T20 का फ्यूचर उसका, ये सारी चीज़ें आप अहाता कीजिए। नहीं, आपने सवाल जो है इट्स क्वाइट स्ट्रेंज, क्योंकि T20 वनडे और टेस्ट, अभी हमने उसको बनाया टेस्ट का कैप्टन। उसको टेस्ट का कैप्टन बनाने की जो वजह है वो ये है कि देखिए शान को एक अच्छा रन मिल गया, क्योंकि ऑलमोस्ट लाइक 3 इयर्स, पौने 3 साल, 16 टेस्ट मैच तो 16 लगते हैं, लेकिन ये 16 टेस्ट मैच है ना, ये 3 साल में होते हैं। सो आई थिंक कि जिस तरह से अगर आप देखिए तो 16 टेस्ट मैचेस वो कप्तान रहे हैं, उसमें एक जो मेरी जो रीड है, जो मेरी उनसे बात भी हुई, कि एक प्रॉब्लम जो है वो हमेशा शिकायत भी यही करते थे कि यार ये जो बॉलर्स हैं ये 20 विकेटें नहीं लेते। और एक चीज़ जो एविडेंट चीज़ सामने आई कि जो इवन के बहुत क्लोज जा जाके ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच बहुत क्लोज ये गया है, उसमें भी टेल एंडर्स जो है वो पोजीशन के वो रन कर गया है। फिर सेंचुरियन, आई वाज देयर, मैंने टीम के साथ था, तब भी वो लास्ट जो 2 विकेटें हैं वो 70 रन कर गई। एक रिपीटेड चीज चल रही थी, इवन के टीम चेंज हो जाती थी, बॉलिंग चेंज हो जाती, इवन स्पिनर्स के साथ भी। अगर आप देखें, मुझे 2 टेस्ट मैचों का बहुत ज्यादा अफसोस है, एक वेस्ट इंडीज का पाकिस्तान में दूसरा टेस्ट मैच जीतना, और एक साउथ अफ्रीका। टेलर मेड सिचुएशन, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। वो 80 रन पे उनके 8 आउट हो गए हैं, और जो टेस्ट मैच था उनका मुल्तान में, वो टेल एंडर आते हैं, वो इतने रन बना जाते हैं, मैच हाथ से निकल जाता है। इवन दो जो साउथ अफ्रीका का 9 नंबर पे आके वो मिथु स्वामी जो है वो 100 कर जाता है। तो ये एक चीज जो ना, जब आप ऑन फील्ड होते हैं, इंडिकेटर्स तो बहुत सारे होते हैं, आप सिलेक्शन के ऊपर आपका सवाल होता है, आपकी टीम जो प्लेयर्स है उनकी परफॉर्मेंस होती है, लेकिन जो कप्तान है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। जब आप ग्राउंड के अंदर होते हैं तो ही मेक डिसीजंस, उसमें एक चीज हल नहीं हो रही, तो इसलिए बाबर को हमने ये
समझा कि अब बाबर इज लाइक 31, स्टिल गॉट लाइक 5-6 years ऑफ क्रिकेट। तो इसलिए एक कप्तान को चेंज करें ठीक ताकि है। जो आ, एक स्ट्रेटजी है, जो एक ठीक है तरह से काम निकाले आकिब वो भाई, आकिब भाई देख लें। 2023 में बाबर ने टेस्ट मैच की कप्तानी छोड़ी, तो 23 से 26 में आपने क्या ऐसा देखा कि अब ये मौजू तरीन हो गया, अब ये बेहतर रिजल्ट देगा, और कितना लंबा रन आप देने के आपने प्लान है उसको देने का? देखिए, जो टेस्ट क्रिकेट है उसमें आपके पास जो चॉइसेस हैं, चले उनको डिस्कस कर लेते हैं। जब हम सिलेक्टर्स बैठे थे, हमने कुछ तो सोचा ही होगा कि बाबर क्यों, बाकी क्यों नहीं। तो उसमें आपके पास डिस्कशंस में देखे साउथ को वाइस कैप्टन बनाया था, लेकिन साउथ की अगर आप देखें तो पिछले एक साल में जिस तरह से हम सोच रहे थे कि साउथ बीइंग वाइस कैप्टन, जब शान जाए इसको कैप्टन बनाएंगे, लेकिन खुद की उसकी परफॉर्मेंस इतनी इम्प्रेसिव नहीं रही, बहुत नीचे आई। इस वजह से आप उस प्लेयर को उस वक्त तो नहीं कप्तान बना सकते कि जो पिछले 2-3 सीरीज से उसकी जो फॉर्म है, अपनी परफॉर्मेंस है, उस तरह नहीं आ रही। एक आगा ऑप्शन थी, लेकिन एक चीज हमने जरूर उसमें नोट डाउन की कि आगा बीइंग अ कैप्टन, क्या वो जब कैप्टन बना, इवन के T20 में बना, तो उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है, उसका जो खुद की परफॉर्मेंस है, वो कितनी ऊपर गई, कितना उसने प्रेशर को हैंडल किया। बट उसके बाद फिर हमने बाबर की तरफ देखा कि एक मैच्योर प्लेयर है, टेस्ट क्रिकेट में वो अच्छा उसको फॉर्मेट है। और ये कोई गारंटी नहीं होती कि दुनिया में कि एक दफा आप कैप्टन बने थे, आपने कप्तानी छोड़ी तो फिर आप कप्तानी नहीं कर सकते। मैं समझता हूँ कि जो वसीम अकरम 93 में कैप्टन बने, वो और जब 96 के बाद बने वो वाला वसीम अकरम, जमीन आसमान का फर्क था। आकिब आप भाई, बहुत कुछ सीखते हैं, आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने एक्सपीरियंस से अब तक। ठीक है, और जो तो ये बता ड्यूरेशन देना है, कितने कितने अरसे के लिए कप्तान आप चाहते हैं, कि इसको कितना लंबा रन दिया जाए? 2 साल कम से कम, जैसे शान को दिया? देखिए मेरी तो, अब किसी को भी आप कप्तान बनाते हैं ना, तो अब ये सोचते हैं कि यार ये कप्तान बना है तो ये मेरी तरफ से 6 साल कप्तानी करे। बट अगेन जो आपकी परफॉर्मेंस है, आपकी खुद की और टीम की परफॉर्मेंस, वो अगर आपकी ठीक ठाक जाती है, रीजनेबल जाती है, तो कोई क्यों चेंज तो फिर करेगा देखें ना, फिर कप्तान। यही सवाल आता है ना कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपसे हुआ कि आप सिलेक्टर हैं, उसके अलावा आपके पास दूसरी जॉब भी हैं, आप भी अपनी परफॉर्मेंस का कोई आपने भी क्राइटेरिया रखा हुआ है कि इतने अरसे तक मैं रहूँगा अगर मेरी परफॉर्मेंस सही रही? इस सवाल का जवाब आपसे तो लोग मांगते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब जो 1.5 साल में बिल्कुल मांगे, बिल्कुल हिसाब दो। 1.5 साल से, जब से मुल्तान से एज सिलेक्टर काम शुरू किया हमने, तब से लेके अब तक पाकिस्तान में कोई सीरीज जो है ना वो नहीं हारे। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव ही ये था कि वो टीम जो होम सीरीज सबसे पहले जीतेगी, क्योंकि जितनी भी टीमें हैं वो ज्यादातर उनकी जो होम की सक्सेस है वो 90% इंटैक्ट रखते हैं, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया है, चाहे वो साउथ अफ्रीका है। जिसने भी अपनी टीम की रैंकिंग बढ़ानी है, सबसे पहले उसका फोकस होगा कि होम सीरीज हर सूरत हमें जीतनी है। क्योंकि जब आप बाहर जाते हैं ना, चाहे इंडिया हो चाहे कोई भी हो, प्रॉब्लम्स आती हैं। तो बाहर आपकी रेशियो ना कभी भी 40 भी बहुत बड़ी, मैं बात कर रहा हूँ 30% आपकी रेशियो आएगी अपने कंट्री से बाहर। ठीक है। तो अभी तक वो जो हमारा पहला टारगेट था कि यार होम सीरीज, चाहे वो टेस्ट है, चाहे वो आपकी वनडे क्रिकेट है, चाहे T20 है। और इसमें देखे तो इसमें इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज आप जीते, जी। फिर आप साउथ अफ्रीका से टेस्ट 1-1 बराबर रहा, आप उनको वनडे T20 हराते हैं, फिर ऑस्ट्रेलिया इधर आती है, ऑस्ट्रेलिया को पहली दफा आपने 3-0 वाइट वॉश किया T20 में, वनडे सीरीज जीती। श्रीलंका आई, आपने उससे सीरीज ठीक है। जीती। ठीक है। और इसके बाद जो 2 चीजें हुई है ना, उनका पता नहीं जिक्र करना नहीं कोई चाहता या क्यों नहीं करते। मेरे हिसाब से तो वो बहुत ही यूनिक चीजें हुई हैं, जो कि जो बात आपकी ना, लोगों को ये थोड़ा सा इसका एहसास करना पड़ेगा। जैसे आप कह रहे थे कि जी आपने स्लो पिचेस बना दी, इंग्लैंड आया,
तो हमारे जो फास्ट बॉलर्स थे वो डिसार्ड हो गए। राइट आफ्टर इंग्लैंड सीरीज आपकी टीम जाती है ऑस्ट्रेलिया, वहां पे वनडे सीरीज होती है, और 25 साल बाद पाकिस्तान वनडे सीरीज सीरीज जीतता है, जीतता बिल्कुल है ठीक, इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है। बिल्कुल ठीक। उसके बाद आप जाते हैं साउथ अफ्रीका, और साउथ अफ्रीका में आप 3-0 वनडे सीरीज 3-0, दुनिया की कोई टीम आज तक साउथ अफ्रीका लेकिन नहीं ये कर वनडे की देखिए बात आप आकिब कर रहे भाई, हैं ना। आकिब भाई, बिल्कुल। आकिब भाई, आकिब भाई, आकिब भाई, हाँ। मैं मेरा सवाल आपसे ये है, एक तो इसी से रिलेटेड, मैं आपकी पिचेस से रिलेटेड आपसे एक सवाल करना है। उससे पहले एक मैं आपसे दो छोटे छोटे सवाल करूंगा, आप प्लीज़ उनके मुझे जवाब दें। एक तो आपने अभी मीडिया में बैठ के आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात की, ये कॉन्ट्रैक्ट तो आप हर जगह जाके बताना चाह रहे कि हमने किस किस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्ट बनाया, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये समझ नहीं आ रही थी। उससे पहले आप लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट बनाया जो ABC A से स्टार्ट होती है, आपने A ख़त्म कर दिया, वहाँ से आप लोगों ने B से स्टार्ट किया, और आपने बैठ के मीडिया पे ये बात की कि यार हमारे पास कोई ऐसा प्लेयर ही नहीं है कि वो एक कैटेगरी में आए। इसका मतलब ये है कि आप लोग बैठ के या हमारे क्रिकेटर्स क्रिकेट बोर्ड में बैठ के वो खुद पाकिस्तान के क्रिकेट को एक्सपोज कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि देखिए जी पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर कोई प्लेयर ही कोई नहीं है जो ए कैटेगरी में आ सके। हालांकि जिम्बाब्वे क्रिकेट में भी अगर अनाउंस होता जो भी है तो ए कैटेगरी कम से कम स्टार्ट होती है। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने पिचेस की बात की, बिल्कुल आपकी बात बहुत हिट हुई, बड़ी मशहूर हुई जब आपने बोला 3 स्पिनर ले आओ, ब्रश मार दो, स्पिन पिचेस बना दे। आकिब भाई एक ये छोटा सा सवाल, फिर आप जवाब दीजिएगा। ओके। ठीक है, वो आपका जो फार्मूला था वो बड़ा कामयाब हुआ अगेंस्ट इंग्लैंड, जाहिर पता वो हमें इतना मार रहे थे, तो क्या वो फार्मूला टेस्ट क्रिकेट के अंदर चल सकता था? हमें प्रॉब्लम हो रही थी टेस्ट क्रिकेट के अंदर, इससे पहले हमारे बैट्समैन परफॉर्म कर रहे थे, हमारे फास्ट बॉलर्स कुछ नहीं कर रहे थे, हमारे स्पिनर्स जब तक ये ब्रेक पिचेस नहीं बनी थी उससे पहले साजिद और नुमान की आप परफॉर्मेंस देख लें, कोई खास परफॉर्मेंस नहीं थी। जब आपने ये पिचेस बनाई हमारे स्पिनर हीरो हो गए, चीता बन गए कि नया बॉल हमने करना है। हमारे सामने टेस्ट क्रिकेट के अंदर एक फास्ट बॉलर खेलता था, वो भी कोई बॉल नहीं कर रहा, या उसको पूरा पूरा टेस्ट मैच में बॉलिंग ही नहीं मिलती थी। तो आप एज अ क्रिकेटर, एज अ फास्ट बॉलर टेस्ट क्रिकेट के अंदर, जो कि शान मसूद भी कह चुका कि 20 विकेट हम कैसे लें, तो आप नहीं समझते कि आपके इस फार्मूले से कि हमारा फास्ट बॉलर भी रह गया और जो बैट्समैन रन कर रहे थे उनसे भी रन नहीं हो रहे, वो कहां जाके रन करेंगे? ठीक। अच्छा, पहले उसका जवाब देता हूँ। पहला सवाल था कि वो एक कैटेगरी में कोई प्लेयर नहीं आता, तो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। अच्छा, पिछले जब पहला वो मेरा था कि जब हम सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे, देखिए जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है ये बेस्ड होता है कि आपकी परफॉर्मेंस किस तरह से आ रही है। एक 70% जो मार्क्स है या पॉइंट्स हैं, अगर आपका प्लेयर एक टेस्ट में खेला, वनडे में खेला और T20 में खेला, अगर उन तीनों फॉर्मेट में अगर उसकी परफॉर्मेंस 70% के ऊपर नहीं जा रही, इसका मतलब ये है कि आपकी जो टीमों की जो परफॉर्मेंस है वो रिफ्लेक्ट कर रही है आपकी ओवरऑल प्लेयर्स परफॉर्मेंस। तो उसमें कोई भी नहीं आ रहा था कि उसको हम एक कैटेगरी दें। परफॉर्मेंस बेस ही आपने रखना है ना, आप किसी के नाम के ऊपर तो आप किसी को दे नहीं सकते। तो इसलिए वो जो हम पैरामीटर बना रहे थे कि बेस्ड ऑन ओवरऑल परफॉर्मेंस, किसी एक प्लेयर की परफॉर्मेंस किसी दूसरे से इतना फर्क नहीं है। और जो हमारा था कि ए कैटेगरी मींस ऐसा प्लेयर कि जिसने एक डिफरेंस डाला है क्रिकेट के अंदर, मैचेस के अंदर, या सीरीज जिताई है, या कोई टूर्नामेंट जीते हैं। तो इसका मकसद ये नहीं है कि हम एक्सपोज कर रहे हैं, हम एक ट्रू पिक्चर जो है वो उसकी बेस के ऊपर हम बना रहे हैं। हमने फॉर द सेक ऑफ ये कैटेगरी हमने फिल करने के लिए किसी को नहीं देनी। उन्हीं लाइंस के ऊपर जब हम ये कर रहे थे तो साथ सोच आ रही थी कि कोई ऐसी चीज, कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आए कि जिससे आपकी जो क्रिकेट है जो नीचे गई है तो उसकी कोई ना कोई रीजन है। रेड बॉल की जो क्रिकेट आपकी नीचे गई है तो उसका सिंपल जो समझ आती है वो है कि आपका जो प्लेयर है उनका जो टिल्ट है, जो उनका इंटरेस्ट है वो T20 के अंदर है। आप उससे अंदाजा लगाएं कि एक तो दुनिया में सबसे ज्यादा क्रिकेट वो T20 रही है। पाकिस्तान ने 35 T20 खेले पिछले साल में, 8 तकरीबन 8-9 वनडे खेले, और आपने
5 से 6 टेस्ट मैच खेले हैं। जो प्लेयर है ये भी हम, लेकिन आकिब भाई अभी अभी भी तो एक कैटेगरी दी है ना, चाहे वनडे और टेस्ट दे, एक एक कैटेगरी तो इसमें दी एक है। ऐड कर दो अच्छा, बाद में। नहीं, अब नहीं, जो मेरी बात कैटेगरी सुनो। आकिब साहब आप बना रहे हैं, बात तो सुनो। अब वो जो हम जो पिछले साल सोचा था, अब उसको एड्रेस करने के लिए कोई पॉलिसी लानी थी। अब जो ए कैटेगरी है वो एक कैटेगरी नहीं है। अब ये टेस्ट ट्रैक्स है A टेस्ट B मैच। C D। हाँ, ए मींस टेस्ट जो मैच। टेस्ट क्रिकेट, जो रेड बॉल के स्पेशलिस्ट है। अब हो क्या रहा था कि जो टेस्ट वाला खेल रहा है ना, और T20 वाला खेल रहा है और वनडे वाला खेल रहा है, उनकी आपस की जो परफॉर्मेंस है, टेस्ट वाले को सिर्फ आपने अगर टीयर 1 में रखना या 2 में रखना है, तो वो उसकी टेस्ट वाले का टेस्ट वाले से मुकाबला होना चाहिए ना। तो हम कर ये रहे हैं कि जो रेड बॉल के आपके प्लेयर्स हैं, रेड वालों के लिए अलहदा ट्रैक या अलहदा ए कर दिया है कि आपने compete करना है अपने ही ग्रुप के अंदर। अगर आप टेस्ट में अच्छी परफॉर्मेंस देंगे तो आप टीयर 1 में जाएंगे, जहां आपको 40 लाख रुपया रिटेनर मिलेगा। और अगर आप टेस्ट के प्लेयर हैं और आपकी परफॉर्मेंस थोड़ी कम है, तो आप टीयर 2 में चले जाएंगे। इसी तरह आगे अगर आप जाते हैं तो वो ए एंड बी ऐसे प्लेयर्स जो टेस्ट खेलते हैं और ओडीआई खेलते हैं, ये एक ट्रैक है जो ए बी। उन प्लेयर्स को उन्हीं के जो प्लेयर्स के पूल है उसमें जज करके, उसमें भी टीयर 1 एंड 2 है। कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जो वनडे खेलते हैं और T20 कंबाइंड खेलते हैं, उनका मुकाबला उन्हीं प्लेयरों के दरमियान है जो वनडे और T20 खेले। और कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जो सिर्फ T20 खेलते हैं, T20 भी खेलते हैं, तो उनका मुकाबला अपने ही ट्रैक के अंदर होगा। ये एक किसी ठीक को है नहीं आकिब भाई, है। अगर कोई प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलना चाहे, सलमान अली आगा की मिसाल है, तीनों फॉर्मेट अगर खेलना चाहे उसके लिए क्या कैटेगरी है? अच्छा देखें, इसका ताल्लुक, रिटेनर का ताल्लुक सिलेक्शन से नहीं है। ये रिटेनर इसलिए दिए जा रहे हैं, इसकी दो खास वजह। एक कि जो प्लेयर्स कंफ्यूज हैं बहुत ज्यादा, कई प्लेयर, कि अगर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है तो उसके लिए आपको रिटेनर लेना पड़ेगा। रिटेनर लेने की शर्त ये है कि अगर आप रेड बॉल के प्लेयर हैं तो आपको सीजन के अंदर 6 अगर फर्स्ट क्लास आप खेलेंगे तो तभी रिटेनर के लिए क्वालिफाई करें। और अगर आप रेड बॉल के लिए कमिटेड हैं तो फिर आपको जो एनओसीज हैं वो T20 की नहीं मिलेगी, आपको एनओसी मिलेगी आप फर्स्ट क्लास ठीक है। काउंटीज खेलो। और अगर आप वनडे के हैं तो डिफरेंट, इसी तरह से हर प्लेयर की अकॉर्डिंग टू द ट्रैक उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लगाए। अगर नहीं लोगे आपको रिटेनरशिप मिलेगा ही नहीं। सिलेक्शन का कोई ताल्लुक नहीं है। सिलेक्शन लेकिन आकिब भाई मुझे ये फील होता है कि ये जिस किस्म का आप लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट बनाए हैं, ये प्लेयर्स के लिए भी मुश्किल है, ये आप लोगों के लिए अपने लिए भी मुश्किल है, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना मुश्किल आपने ये कॉन्ट्रैक्ट बना दिए, इसीलिए आप हर जगह पे जाके जो है वो इसको क्लियर करने की कोशिश कर रहे हैं। आखिरी सवाल है, आकिब भाई आखिरी सवाल मेरा, आखिरी सवाल क्या? आकिब भाई 99% क्रिकेटर्स तो टीवी पे नहीं बैठे हुए, 99% क्रिकेटर्स तो बोर्ड में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमारी क्रिकेट बेहतर क्यों नहीं हो रही? आपने बोला कि 99% क्रिकेटर टीवी पे बैठ के मेरे अगेंस्ट बात करते हैं। अच्छा देखो, मैं जो भी बात करता हूँ उसका मकसद कभी समझ आया कि मैं बात की क्यों? मैंने वो इसलिए की थी, टीवी पे बैठना जुर्म नहीं है, जो कि आप भी बैठते थे। मेरी बात तो सुन लेना आप। टीवी पे बैठना जुर्म नहीं है। स्पोर्ट्स शो क्रिकेट एक्सपर्ट्स के बगैर हो नहीं सकता। मेरा सवाल ये था कि देखें, जो आप क्रिकेटर्स हैं ना, जैसे मैंने क्रिकेट खेली, आपने क्रिकेट खेली, बाकी सब ने क्रिकेट खेली, आप अपनी जो स्किल है उसको ट्रांसफर करने का जो सिलसिला है उसको मत रोकें। आप सिर्फ और सिर्फ अपने आप को, अपने टैलेंट को सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया या टीवी तक महदूद ना करें। लेकिन आकिब भाई दुनिया के बड़े बड़े कमेंटेटर्स क्रिकेट छोड़ के वो कमेंट्री करते हैं, दुनिया के बड़े बड़े लेजेंड्स कमेंट्री कर रहे हैं, वो तो अपनी कंट्री से कोचिंग नहीं कर रहे, ना किसी लीग्स में जाते, तो क्या आपकी नजर में वो लोग भी गलत हैं फिर? नहीं, गलत और सही की बात नहीं मैं कर रहा। जो मैं बात कर रहा हूँ वो तुम्हें भी समझ आ रही है, और मैं क्यों कर रहा हूँ वो थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि देखें, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हम हमेशा से देखते हैं कि ये पीसीबी है,
पीसीबी में जो लोग जाएंगे वो सारा काम वही करेंगे। मैं आपको ये साबित कर सकता हूँ कि ये आपके डिपार्टमेंट है, आप भी एक डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, कौन सा है वो जो क्रिकेट का डिपार्टमेंट है, तनवीर आपका यार, पॉडकास्टिंग की बात हो रही कासिम। ये इसी तरह है जैसे याद हो जब अलाइड बैंक में हम काम करते थे, तो मुझे याद है कि तनवीर यंग बॉलर हम लेकर आए कि यार सही सही, आप आओ। बिल्कुल वहां बिल्कुल। पे भी क्या होता था, वहां पे भी ये होता था कि यू ब्रिंग यंगस्टर्स, यू ट्राई टू ग्रूम देम, अब उनकी डेवलपमेंट होती थी। इसी तरह आज भी जो लोग डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक है, आपकी, मैंने 8 साल, मुझे तो अभी 12-13 साल बाद मैं पीसीबी में आया हूँ, 1.5 साल हुआ, मैं तो पीसीबी में 12-13 साल नहीं काम किया, लेकिन इसके बावजूद आई वाज वर्किंग विद लाहौर। और वहां भी उतनी ही अपॉर्चुनिटी आप क्रिएट कर सकते हैं कि यू कैन गाइड पीपल, गाइड यंगस्टर्स, ब्रिंग पीपल। ये टीवी पे बैठना जुर्म नहीं है, लेकिन आपको अपने अपने जो एक क्रिकेटर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक एक प्लेयर आप डिपार्टमेंट में रह के डेवलप कर सकते हैं, आप अपने शहरों में रह के डेवलप कर सकते हैं। और कभी सोल्यूशन की तरफ भी आते हो कि जी इसका हल क्या है। सिर्फ और सिर्फ जो पीसीबी में देखे, पीसीबी में कोई भी बंदा कभी परमानेंट तो आ नहीं सकता। आकिब भाई सोल्यूशन का मैं हल दे तो रहा हूँ आपको, आप सिर्फ नेशनल क्रिकेट एकेडमी में काम करें, छोड़े हाँ, सिलेक्शन ये कमेटी को। नेशनल क्रिकेट एकेडमी ये solution दे तो रहा हूँ आपको मैं। अगला सवाल मेरा यही था, नेशनल क्रिकेट एकेडमी, ये शाहीन अफरीदी हो गए, नसीम शाह हो गए, ये फास्ट बॉलर्स क्यों इतने इंजर्ड हो रहे हो? नेशनल क्रिकेट एकेडमी इनके लिए क्या कर रही है? फास्ट बॉलर्स की को संभालने के लिए क्या किया नेशनल क्रिकेट एकेडमी ने? अच्छा जी, ये है कि जो नेशनल क्रिकेट एकेडमी है, ये असल में इसका जो मकसद है वो है जो आपके यंग प्लेयर्स हैं। असल जो मकसद है इसका, जो यंग प्लेयर्स हैं लाइक अली रजा है, सुभान है, ये जो टैलेंट आपका शाइन्स के अंदर आता है, इन बॉलर्स को, इन बैटर्स को, प्लेयर्स को रेडी करना, और जो गैप्स नजर आ रहे हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता फिल करना, और प्लेयर्स की जो पूल है उसको बढ़ाना। जहां तक आपकी नेशनल टीम का ताल्लुक है, वो जो प्लेयर लाइक शाहीन है या आपका नसीम है, ये अभी पहली दफा इन गर्मियों में ये हमारे पास अभी इधर आए, ठीक है। इनकी जो ग्रोथ होनी थी, आई टोटली अंडरस्टूड कि उस तरह से एक प्लेयर ने, इन्होंने अपनी ग्रोथ उस तरह नहीं हुई जितना कि पोटेंशियल था। और हमेशा जो कसूर है एक एस्टेब्लिश प्लेयर का, वो किसी ऑर्गेनाइजेशन या किसी एक इंसान के ऊपर नहीं आप डाल सकते। जब हम प्लेयर थे या तनवीर प्लेयर था, या मैंने उस दिन पूछा यूनुस खान से भी कि यूनुस, ये यूनुस को यूनुस बनाने वाला वो कौन सा कोच था, वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी? आपने जब टैलेंट है, आप शुरू में जब आप यंग हैं तो आपको बहुत ज्यादा गाइड करने की जरूरत पड़ती है, आपको डायरेक्शन देने की जरूरत पड़ती है, कोचिंग की जरूरत पड़ती है। वंस यू आर एस्टेब्लिश योरसेल्फ, आज का प्लेयर जो है वो 1 साल में 8 से 8 टीमों में जाके खेलता है। उसमें पीएसएल भी है, उसमें पाकिस्तानी टीम भी है, उसमें बाहर की लीग भी है। अब ये इट्स नो मोर कि एक ऑर्गेनाइजेशन या एक नेशनल एकेडमी जो है, एक एस्टेब्लिश जो इंटरनेशनल प्लेयर है, उसकी लुक आफ्टर करेगी। आकिब भाई, आप जब खेलते थे, ये हमारा जो टाइम था, उस वक्त भी जो लड़का अनफिट होता था वो कम से कम पाकिस्तान में रह के अकेडमी में जाके अपनी इंजरीज को बेहतर कर लेता था। 2026 चल रहा है और आज आप कह रहे हैं कि हम इरफान नियाजी को दूसरों को यूएसए भेजेंगे फिटनेस बेहतर करने के लिए। ये एक्सप्लेन करिए, मुझे समझ नहीं आ रही। क्या हमारे पास मेडिकल पैनल नहीं है, या हमारे पास फिटनेस ट्रेनर उस काम के नहीं है जिसकी वजह से हम इन लोगों को बाहर भेज देते हैं? अच्छा, मेरी बात सुनो, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो। पिछले सालों में क्योंकि यहाँ सिस्टम उस तरह स्ट्रॉन्ग रहा नहीं था, स्पेशली 2009 के बाद जिस तरह से आपकी क्रिकेट सारी दुबई चली गई, यहाँ सिस्टम अकेडमीज बंद हो गई, वाकई नहीं था उस तरह का सिस्टम। लेकिन अब एक जो फिजियो है, डॉक्टर है जावेद, वो इंग्लैंड से कुछ 6-7 महीने से वो पाकिस्तान उनको यहाँ लाए हैं, और ज़बरदस्त एक सिस्टम जो है ना डेवलप हो रहा है।
अब बहुत कम ऐसा होगा कि जी कोई प्लेयर जो है यहाँ से वो बाहर जाएगा। जहां तक यूएस जाने की बात है, उसमें यूएसए में वो जो आपकी फ्रेंचाइज है, फवाद जो है उनके ओनर हैदराबाद के, उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी, उनसे हमारी मीटिंग हुई थी। दे वांटेड टू रन अ कैंप, जहाँ पे वो कहते हैं जी कि उनके पास वहाँ पे बड़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं, स्पेशली जो मेडिकल के उनका अपना जो मेन बिजनेस है वो भी मेडिकल के अंदर है। तो ये जो एक दो चार प्लेयर्स थे, इनको हम दो मकसद के लिए रिकमेंड कर रहे थे। एक, उन्होंने एक पावर हिटिंग कोच भी अरेंज वहाँ किया था, और एक जो अली रजा को लेके, क्योंकि जो स्पोर्ट्स रिलेटेड जहाँ पे फैसिलिटीज़ की बात आती है, वो पाकिस्तान में आपके पास एक्सपर्ट्स तो बहुत हैं, आपको जर्नल फिजिशियंस भी हैं, सर्जन्स भी हैं, लेकिन स्पोर्ट्स इंजरीज के हवाले से इतने एक्सपर्ट पाकिस्तान में मौजूद नहीं है, और उस तरह की जो फैसिलिटीज हाई एंड चाहिए। ठीक है, आगे भाई पॉइंट आ गया आपका। लास्ट क्वेश्चन, यूनुस खान का नाम लिया, यूनुस खान और क्रिकेट बोर्ड के कुछ मामला करीब आए थे, अगर आए थे तो कहाँ तक आए थे, अगर आप बता सके तो बता दें। देखिए, अभी लास्ट उनकी जो मीटिंग बोर्ड से चल रही थी, डायरेक्टली आई एम नॉट इन्वॉल्व, उनकी मीटिंग्स हुई हैं, और जो उनका रोल जो भी तय होगा, होपफुली वो आएंगे, और ये क्रिकेटर्स ने आना है, काम करना है, बट डायरेक्टली आई डोंट नो कि क्या बात हुई थी और वो कब आएंगे, ये इसके बारे में मैं नहीं। आखिरी से पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग जो है वो हमें बिल्कुल ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, इसका क्या रीज़न? दूसरा कि सारे बैठ के लोग ये कहते हैं कि जी वर्कलोड। मेरा आकिब भाई ये सवाल है, एक 20 साल का बच्चा जो अनफिट हमारा रहता है, या 22 साल का बच्चा अनफिट रहता है, ये क्यों होते हैं? और दूसरी बात, वर्कलोड ये 20, 25, 30 के लिए वर्कलोड क्या होता है, ये मेरी समझ से बाहर है। उसको क्रिकेट खेलने से क्यों रोकते हैं? चलें आगे। अच्छा, लास्ट फास्ट बॉलिंग के हवाले से अली रजा जेन्युइन फास्ट बॉलर, उसकी बॉडी वीक, मल्टीपल इश्यूज हैं, जो कि अगले 1-2 महीने में, अगले सीजन में एशियन गेम्स में वो जा रहा है, तो वो वहां से उसको रेडी कर रहे हैं कि आपका 150 प्लस बॉलर, 145 to 50 जेन्युइन फास्ट। सुभान इज अनदर वेरी गुड। लेकिन जो खेल रहे हैं आकिब भाई, उनके भी एक्शन में इतना फर्क, इतना प्रॉब्लम, ठीक है, शाहीन का प्रॉब्लम, खुरम शहजाद प्रॉब्लम, आमिर जमाल प्रॉब्लम, इनके इतने प्रॉब्लम्स नजर आते हैं, लेकिन ये भी क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? हाँ, ये इस तरह से नहीं हो रहा है कि देखें, जो एक बॉलर्स का सबसे जो मैं समझता हूँ मेन रीजन, ये 4 डे क्रिकेट खेलनी इन्होंने बंद कर दी, ये खेलते हैं T20 में। आकिब भाई, जब PSL से सिलेक्शन होगी तो लड़का T20 खेलेगा ना आकिब भाई, ये हम लोग ही गलत कर रहे हैं ना। नहीं, हम करें, देखो, हम करें या कोई करे, जो एक प्लेयर है, अगर वो 4 डे क्रिकेट नहीं खेल, अगर वो साल के 40 या 50 T20 मैच खेल रहा है, तो उसको खेलने से 4 डे कौन मना कर रहा है? ये चॉइसेस की बात है। ये T20 के ऊपर टू मच रिलायंस, टू मच इंटरेस्ट, उसमें पैसा है, आसान क्रिकेट है। जब आपकी बॉडी जो है 4 ओवर के लिए आप ट्रेंड करोगे, तो जब आप इवन वनडे में भी जाओगे आपको प्रॉब्लम आएगी। ठीक है आकिब भाई, आपने बहुत वक्त दिया, आपका शुक्रिया। अगले किसी प्रोग्राम में आपसे फिर मुलाकात होगी। आप ये सारा अभी सिलसिला अभी चल रहा है, तो एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेकर फौरन वापस आता हूँ। वेलकम बैक टू सिली पॉइंट। आकिब जावेद साहब पाकिस्तान के सिलेक्टर, सेंटर सिलेक्टर, उन्होंने हमें ये टर्म दिया है सेंटर सिलेक्टर, वो मौजूद थे। अब मोहम्मद वसीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। मोहम्मद वसीम साहब, आपकी तरफ आऊँगा।
आकिब जावेद साहब से हमने सिलेक्शन पर इतनी ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि उनके यके बाद दीगरे इंटरव्यूज़ आए हैं तो उसमें उन्होंने काफ़ी बात कर ली। आप उनका कोई ख़ास नुक्ता जो आपको जिस पर एतराज़ हो या जिस पर आप अपना राय देना चाहते हो? नहीं, एतराज करने वाले हम कौन होते हैं, लेकिन सिलेक्शन पे आप बात ज्यादा कर नहीं सकते ना। देखिए उन्होंने आपको साफ बता दिया है कि सिलेक्शन इज अ पार्ट टाइम जॉब, कि सिलेक्शन तो फुल टाइम जॉब है ही नहीं है, ये तो पार्ट टाइम जॉब है। तो जब आप सिलेक्शन को इतनी इंपॉर्टेंस देंगे कि वो पार्ट टाइम है, तो लगे हाथों कोई फारिग बैठा ना, किसी का ब्रेक हुआ है चाय शाय का या लंच ब्रेक हुआ है, चलो यार टीम की सिलेक्शन भी कर लेते हैं। तो जब आप इतनी इंपॉर्टेंस देंगे तो फिर आपको रिजल्ट्स भी ऐसे मिलने हैं। तो ये सिर्फ जो है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचने वाली बात है ना, ये कि जी वो सिलेक्शन तो पार्ट टाइम है। फिर आप अचीवमेंट गिना रहे हैं जी, हमने अपनी ये होम सीरीज है ये जीत ली वो जीत ली, आईसीसी में सबसे आखिर में आप पे हैं, डब्ल्यूटीसी के अंदर आईसीसी के इवेंट्स में हम पहले राउंड में हमारी एग्जिट हो जाती है। तो ये अचीवमेंट्स की मुझे तो समझ कोई नहीं आ रही कि हम कौन सी अचीवमेंट्स गिना रहे हैं कि हमने ये सीरीज भी जीत ली, हमने वो सीरीज भी जीत ली। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज को इतना आप मानते हैं तो हमने कैप्टन क्यों चेंज किया उसका? रिजवान ही कैप्टन थे ना साउथ अफ्रीका में भी, अगर आप वो कर रहे हैं तो आई थिंक हमें थोड़ा सा अपनी प्रायोरिटीज को देखना होगा। ठीक है, उन्होंने ठीक बातें की अपने लिहाज से, लेकिन वो जो बात है ना कि असल मसला है क्या हमारा, कि मतलब आज उनका कल मैं किसी और जगह पे सुन रहा था कि उन्होंने कहा जी अभी अपने नेट्स में देखा है जब इमाद भट्ट की बॉलिंग और आमिर जमाल की बॉलिंग तो हमें जमीन आसमान का फर्क नजर आया। दूसरी तरफ आप कहते हैं जी ग्राउंड में जाने की जरूरत नहीं है। भाई ग्राउंड में जाते हैं तो आपको वहां पे ये चीज डोमेस्टिक में शायद नजर आ जानी थी ना, फिर आप पहले ही आमिर जमाल को आप पिक कर लेते कि यार ये तो बॉलिंग तगड़ी कर रहा है। दूसरा मुझे बताएं कि वो जो आती है कवरेज आ रही होती है जो एक क्लिक के ऊपर आती है, उसमें जाहिर है स्पीड गन भी लगी हुई होती है, हॉकाई भी उसके अंदर होती है, पूरा ग्राउंड आपको नजर आ रहा होता है, 36 कैमरों के साथ उसकी आपकी कवरेज हो रही होती है, 2-3 बेसिक कैमरे के साथ एक बॉलर का दूर से आपको वो नजर आ रहा है, क्या चीजें आपको उसमें नजर आती हैं। पर बिसाइड दैट वहां पे तो फिर आपको चलो बॉलर बैट्समैन नजर अभी आ रहा है। जो एक और सिलेक्टर है सरफराज, उन्होंने कराची में बात की और उन्होंने ये ताना दिया रिपोर्टर्स को वहाँ बैठे हुए, और उसके अलावा उन्होंने फॉर्मर क्रिकेट खिलाड़ियों को भी कहा कि वो ग्राउंड में नहीं आते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ग्राउंड में आओ, ये कह रहे हैं ज़रूरत नहीं है, और पूरा डिपार्टमेंटल फर्स्ट क्लास हमने देखा, एक सिलेक्टर नहीं आया ग्राउंड में। नहीं, पूरा सीजन कोई भी नहीं आया ना, तो अब वो बात वही है ना कि हम थोड़ा सा ना, अब मैं इनको ये नहीं बोलूंगा इनके आपस में मैच पड़ गए हैं, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शन नजर आ रही है ना। एसन एक बात करता है आके आके उसकी नफी कर देता है, सरफराज ने एक और बात कर दी, मिसबा ने बाबर को तीसरे फॉर्मेट का वो भेज दिया, तो वो कुछ समझ नहीं आ रही ना चीजें। दूसरा उन्होंने कहा जी कि डिपार्टमेंट, बिल्कुल डिपार्टमेंट प्रोड्यूस करता है जी। अभी आपके लड़के देख लें, इसमें 30% लड़के सिर्फ आपके पीटीवी ने प्रोड्यूस किए हुए हैं आपके, तो ये चाहे वो सऊद शकील से लेके उसके बाद से आप शामिल है, अभी अली उस्मान है, ये सारे यहीं से गए हैं ना। तो ये लेबल लगा देना जी कि वो टीवी पे बैठ के सारे बातें कर रहे हैं, काम नहीं कर रहे हैं, काम बहुत हो रहा है, लेकिन बात फिर वही है कि जब आप ग्राउंड में जाएंगे ना तो आपको वो चीजें नजर आएंगी। लड़के आपके पास कहाँ से आ जाते हैं, ठीक है ना। आप एक तरफ वैल्यू देते हैं जी कि डिपार्टमेंट क्रिकेट की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो डिपार्टमेंट से जो आपने पिक करना होता है उसको आप टैग लगा देते हैं जी कि गाजी गोरी ने ना प्रेजेंट ट्रॉफी में रन्स किए हुए हैं क्योंकि वो सबसे अच्छा टूर्नामेंट है। लेकिन वहां पे अगर आप देखेंगे दूसरा लड़का जो आपने पिक किया है बैटर जो, तो वो आपको शायद तीसरे नंबर पर नजर आएगा। नहीं, वो जी अब्दुल्ला ने टॉप किया था अजान ट्रॉफी में भी उवैस जफर है, वो उसका तो नंबर भी 29वां नंबर था। मतलब इज अ गुड प्लेयर, लेकिन मैं लॉजिक की बात कर रहा हूँ ना कि जब आप पिक एंड चूज करेंगे ना तो फिर क्राइटेरिया एक जैसा वो रहता नहीं है। तो बहुत सी चीजें ऐसी हैं। देखिए हमारा मकसद यही है कि एंड ऑफ द डे कि पाकिस्तान टीम इम्प्रूव करे और क्रिकेट में बेहतरी नजर आए। हमें ये दिखा देना जी कि हमने ये सीरीज जीत ली है, ये सीरीज जीत ली है, वो कब तक आप उस पे, मतलब वो मैं कहूँगा ना कि आप चलाएंगे चीजें। उसके बाद फिर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स पे भी बात हुई, तो उनका ये कहना था कि ये कैटेगरीज नहीं है, ये ट्रैक्स हैं, यानी टेस्ट मैच को ए दिया है और ए बी में वो आएगा जो टेस्ट और वनडे खेलता होगा। उनसे सवाल हुआ भी टीयर सिस्टम तो है ना उसके अंदर ना, टीयर सिस्टम तो होगा ना कि टीयर 1 का प्लेयर है, टीयर 2 का प्लेयर है, या तो फिर ऐसा है कि बाबर आजम को भी वही कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा जो फिर उवैस जफर को मिलेगा टेस्ट क्रिकेट के अंदर, या अब्दुल्ला फजल को मिलेगा। तो वहां पे भी तो आप वो कैटेगरीज ही है ना, आप नाम चेंज करते हैं उसका, या तो ना कैटेगरी है नहीं, सबको बराबर इक्वल मिलेगा। अब्दुल्ला फजल वनडे तो नहीं खेलता ना, आप किसी को टॉप का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं, चाहे वो बाबर है, चाहे वो अब्दुल्ला फजल है, या कोई भी आपका टॉप परफॉर्मर है,
तो अब आपकी टीम ने क्या अचीव कर लिया है कि अब आप ए कैटेगरी की तरफ जाएंगे या टियर 1 की तरफ आप जाएंगे। तो वो भी चीज ठीक नहीं थी कि आपने जी कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ये कहीं नहीं लिखा होता कि आपने ए बी सी, आपकी जैसी भी परफॉर्मेंस है उसके बेस्ट परफॉर्मर्स आपकी कैटेगरी वाइज उसके अंदर वो आते हैं। तो वो तो मुझे लगता है कि वो फार्मूला ही गलत एक लगा हुआ था, पैसे बहुत ज्यादा उसमें वो जा रहे थे, ऊपर से परफॉर्मेंस भी नहीं आ रही थी, इसकी वजह से एक को बिल्कुल ही वो खत्म कर दिया गया। या तो फिर अभी भी करें कि जब तक हम जीते नहीं है, जब तक कि हम टेस्ट क्रिकेट जीतना शुरू ना कर दें, जब तक आईसीसी के इवेंट्स नहीं जीतेंगे, हम टॉप कैटेगरी किसी को नहीं देंगे। ऐसा तो होगा नहीं ना। अब वो कैटेगरी आप खत्म करके आप टियर 1 और 2 आपने कर दिया। बहुत सी चीजें जिनकी आप खुद ही एक बात करके दूसरी बात पे आप नफी कर देते हैं, क्योंकि अगर ये ना होता ना तो आपको हर रोज शायद टीवी चैनल्स पे जाके चीजों को एक्सप्लेन ना करना पड़ता। अब वही बात आ जाती है ना कि ग्राउंड में जाने से बचने के लिए हमने क्या क्या टेक्नोलॉजीज, और मुझे मॉडल बता देना कोई कि ऑस्ट्रेलिया का पार्ट टाइम सेलेक्टर्स हैं, उनके इंडिया के पार्ट टाइम सेलेक्टर्स हैं, या इंग्लैंड के पार्ट टाइम सेलेक्टर्स हैं, या तो वो ना कि वो पार्ट टाइम सिलेक्शन से वो चैंपियन बने हुए हैं और हम जो हैं कि नहीं हम उनको फॉलो कर रहे हैं। आप बहुत जो देखिए इसमें पे हैं आप उनके मॉडल्स को फॉलो करते हैं ना, या हम जो नहीं bottom देखें पे जा रहे हैं, हम इसमें देखिए वसीम, इसमें देखें ये जो आकिब भाई ने जो बात की है ना, ये अभी खुद फिर ये लोग इस इशू को उठा के बैठ जाएंगे कि यार आकिब भाई ने आके ये बात की है कि जी जो सिलेक्शन कमेटी है वो पार्ट टाइम। आकिब भाई ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है। आप जब जवाब दे रहे थे तो मैं इस पे भी सवाल कर सकता था, लेकिन मैंने चले आप जाहिर सी बात आप सिलेक्टर भी हैं, आप एकेडमी के डायरेक्टर भी, आप बोलते रहे जो भी हैं। आकिब भाई ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप टीम सेलेक्ट करनी है आपने तो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बैठ के आप कर देंगे। बाकी देखिए बात सीधी सीधी ये है ना, बात सीधी ये है कि मसला ये है कि यहाँ मसला ये कि अपने ऊपर कोई बात नहीं आने देता। अगर एक चीज़ हमसे गलत होगी उसको छोड़ के बस दूसरा नाम दे के तीसरा नाम दे के हम दूसरा चीज काम स्टार्ट कर देते हैं। फिलहाल जितनी भी आकिब भाई से हमारी डिस्कशन हुई है, ठीक है, उनकी अपनी सोच, उनका जवाब जाहिर सी बात है हम मैं वही बात कर, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। मैं जाहिर सी बात है उन्होंने जवाबात दिए, अब हम अपनी जवाबात उनको तो नहीं बोल सकते, उन्होंने जवाबात दिए, लेकिन उनके साथ जितनी भी हमने बात की मैं उनकी बातों से सेटिस्फाई नहीं हूँ। मतलब 10 में से कितने नंबर देंगे? 5 नंबर। 5 नंबर भाई, ये तो इसे तो बिल्कुल छोड़ दे। बहुत सख्त इन्विजिलेटर है ये, वो जो ऐसे ही है ना। देखिए बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो कि एक्सप्लेन शायद वो उस तरह कर नहीं पाए हैं, या क्योंकि वो हो नहीं सकती ना चीजें ऐसी। बहुत सी चीजें ऐसी कि जो कि मतलब प्रैक्टिकली है ही नहीं है कि पॉसिबल। आप कितने नंबर देंगे? आपने भी शो देखा, कितने नंबर देंगे? मैं पहले 5 मिनट मिस किया, बाकी मैंने सारा देखा। लेकिन देखिए अच्छा 5 मिनट मिस करने का मतलब इनका भी 5 नंबर है। कितना नंबर है बताएं? एक चीज अगर मुझे बता दें, कोई एक चीज देखिए, मैं हमेशा एक बिलीवर हूँ कि जब आपका कोई चीज गलत होती है ना, वो किसी एक इंडिविजुअल की या किसी 2 बंदों की नहीं होती, वो सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सबको एडमिट करना चाहिए। मुझे कोई एक चीज बता दें जहां पे उन्होंने कहा हो कि यार ये हमसे गलती होगी या मेरे से गलती होगी। हर चीज का उनके पास हल था, या उसकी गलती या उसकी गलती या उसकी गलती थी या सिस्टम की गलती थी, फलाने की गलती थी कि मेरे से गलत जजमेंट होगी, मेरे से कोई ऐसे हो गया, कुछ भी नहीं। सारा मलबा दूसरों पे आप डाल रहे हैं। अभी आपने बात की थी कि अली रजा बहुत वीक है, अभी हम उसको वो करवा रहे हैं। अली रजा आपके 6 फर्स्ट क्लास मैच खेला हुआ है, इस साल भी फर्स्ट क्लास खेला हुआ है, तो इतनी मॉनिटरिंग आपकी अच्छी है, तो वो कैसे खेल गया फर्स्ट क्लास? वहां तो लंबे स्पेल भी उसने किए होंगे, सियालकोट को चैंपियन बनाया था खेला हुआ है ना उसके अंदर। हाँ तो वो खेला हुआ है ना, तो दैट मीन्स कि आपकी ट्रैकिंग उसके बाद शुरू हुई कि वो पीएसएल में आपको नजर आ गया। तो अब तो ये चीजें बेहतर करनी चाहिए। और बाकी ये कह देना जी कि एनसीए का जो मकसद है आखिर में कि वो सिर्फ यंगस्टर्स को हमने वहां पे ग्रूम करना है, वो करना है, तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है हमारी नेशनल टीम का। अच्छा उसमें अब आप एक और चीज देखें, उसमें एक और चीज देखें, आकिब भाई से मैंने सवाल किया, मैंने बोला हमारे टेस्ट क्रिकेट के फास्ट बॉलर जो है वो खत्म होते जा रहे हैं, वो नजर नहीं आ रहे। ठीक है, जिस तरह आपने अली रजा की बात की वो तो चले अपकमिंग है, जो खेल रहे थे वो भी 22-25 साल में अनफिट हो रहे हैं, उन पे कौन काम करेगा? दूसरी बात इंटरेस्ट कोई नहीं ले रहा, तो उन्होंने खुद ही बोला कि T20 में ज़्यादा जो ध्यान है लड़कों का। तो मैंने जब बोला, मैंने बोला आकिब भाई तो हम तो खुद ही खराब कर रहे हैं ना, पीएसएल की सिलेक्शन से तो लड़का टीम में सेलेक्ट कर रहे हैं, तो फिर किस तरह 4 डे क्रिकेट खेलेगा कोई? सिलेक्शन में नहीं है पीएसएल वाले इतना, ये जो सिलेक्शन हुई है इसमें इतना पीएसएल टेस्ट क्रिकेट के ना, नहीं टेस्ट मैच के नहीं है ना। उबैद शाह को छोड़ दो, उबैद शाह के अलावा कोई नहीं है। जी वसीम
जी बाकी तो साहब ने मोहम्मद अली को तो पीएसएल में बिल्कुल नहीं, नहीं अगर वो फर्स्ट क्लास आउट भी ना खेला किया ना, होता ना तो फर्स्ट फिर क्लास शायद भी वो खेला है। नहीं, वो खेला हुआ है, लेकिन आपका वो देखिए वहीं से आता मोहम्मद है अली ना ने आपका 6 फर्स्ट क्लास, मोहम्मद अली ने आसिफ भाई अगर मोहम्मद अली की आप परफॉर्मेंस 51 विकेट्स है भाई 10 अगर फर्स्ट आप क्लास मैच में, देखिए 10 फर्स्ट क्लास 51 में, विकेट्स हैं देखिए 10 10 देखिए उसके 10 फर्स्ट क्लास में अगर 51 विकेट है तो भाई 132-33 तो शाहनवाज दानी की भी नहीं है। सब पूरे ठीक करियर है, में, ठीक है, उसको पूरे देखिए करियर में फर्स्ट और क्लास उससे के शाहनवाज दानी उससे पहले एक- चार सुने उससे पहले 4 टेस्ट मैचेस खेला है मोहम्मद अली और 104 का बॉलिंग का स्ट्राइक रेट है। सुन लें, अगर आप ये सर रिसेंट को छोड़े ना, जो करंट परफॉर्मेंस दे रहा, क्या उसको टीम में नहीं आना चाहिए? धानी की परफॉर्मेंस 6 मैच में 28 विकेट तो क्या बुरी है? नहीं अच्छी है। अगर उबैद शाह के 12 मैचेस में 72 आउट है, उसको आप पाकिस्तान टीम में ला रहे तो शाहनवाज दानी तो कब से खेल रहा है? की आपने बात की, उबैद शाह की इस सीजन उसको नहीं आना चाहिए, इस सीजन बिल्कुल नहीं आना चाहिए। अगर आकिब भाई ने ये बोला कि जी बाबर आजम को हम दोबारा से कप्तान बना रहे हैं, तो क्या मतलब कामरान गुलाम हो गया? अगर हुरैरा होता है या और सुने तो क्या उन लोगों का कमबैक नहीं हो सकता पाकिस्तान टीम के अंदर? में कामरान गुलाम ने क्या नहीं, किया? इनका कमबैक नहीं हो सकता। 28 की एवरेज है उसकी पाकिस्तान टीम की, 100 किया वो उसने। पूरी बात करते सर बात ये नहीं है ना, टेस्ट में 100 किया, उसके बाद हाँ तो क्या 28 की एवरेज का बुरी है? 150 किया ना, तो सर 28 की एवरेज बुरी है। जगह भी तो नहीं बनती ना। मसला ये ना, आपको आइडिया नहीं 28 की एवरेज होती क्या है? ये बात नहीं, आपको आइडिया नहीं है कि करंट परफॉर्मेंस, आपको आइडिया नहीं 28 की एवरेज होती क्या है? आप तो आराम से कह देते कि वो टीम में क्यों नहीं है, वो भी आपको क्या पता 28 की एवरेज क्या होती है? आपको पता है? नहीं, आपको पता है 28 की एवरेज क्या होती है? आपको पता है? आपको पता है? आपको पता ही 28 की एवरेज होती है? उसको नहीं लाएंगे, उसको ना लाएं टीम में। चलो चलो जी, हो गई भाई, बात हो गई। तनवीर, आप वसीम भाई कुछ कहना चाहेंगे? आप लास्ट कमेंट फ्रॉम यू। ये हमारा तो चलता रहता है। ठीक है, देखिए एंड ऑफ द डे देखिए मतलब ऑब्वियसली बीइंग अ क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर, हम सारों की ख्वाहिश तो यही है कि पाकिस्तान टीम बेहतर हो, पाकिस्तान की क्रिकेट बेहतर हो, चाहे उसको कोई भी चला रहा है। बस उसमें ये है कि जो तनवीर ने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया था ना अभी, ऑब्वियसली कि आप अपने काम जो आपको आता है ना बेस्ट, आप वो करें और फोकस आपका उसके ऊपर रखें। मतलब इसकी मैं छोटी सी एक मिसाल दूंगा कि असद शफीक सिलेक्शन में इधर भी हैं, उधर भी हैं, कोचिंग में भी है, एनसीए के डायरेक्टर भी हैं या हेड है उनके, जो भी है। अब उनकी लीस्ट पर उसका क्या होगा कि सबसे जो कम उसका, अगर उसको को मौका मिलेगी यार इस चीज को तो हटाओ ना साइड पे, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, वो क्या होगा? वो वुमेन क्रिकेट होगी। चलो जी अकेडमी का भी देखना है हमने, ये भी देखना है ना, वुमेन क्रिकेट यार इसको तो साइड पे करो। और फिर हम डिमांड करते हैं वुमेन क्रिकेट को, भाई वो वुमेन क्रिकेट हमारी हार जाती है जाके, वो ये कर रही हैं लड़कियां, वो कर रही हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स की मीटिंग हुई है आपकी, उसके अंदर एक जिक्र, एक लफ्ज आपने वुमेन क्रिकेट पे नहीं बोला। जैसे वुमेन क्रिकेट हमारी बहुत ऊपर जा रही है ना, तो उस टाइम पे उसको क्यों नहीं फोकियत दी गई? इक्वालिटी की हम बात करते हैं। अब ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ कि एट द सेम टाइम जब इतनी डिस्कशंस हर तरफ से आपने वो डिफेंड करने के लिए ना हर तरफ आप आ रहे हैं, तो वुमेन्स क्रिकेट को भी आप पॉइंट बिल्कुल सही है। आप दोनों के साथ खड़ा हूं कि इंसाफ नहीं कर सकते भाई आप। मेरा सिर्फ इंसाफ नहीं कर सकते। देखिए बात सुने, हमारा सिर्फ कहने का मकसद क्या है? अगर हमने आकिब भाई से बात की, वसीम भाई आपका शुक्रिया, वसीम भाई ज्वाइन इन करने का शुक्रिया। तनवीर से लास्ट कमेंट, उसके बाद मैंने आकिब भाई से सवाल किया कि आप 2-2 काम कर रहे हैं या मिसबा 3-3 काम कर रही है असद शफीक, क्या आकिब भाई ने इसके ऊपर बात बोली कि नहीं यार हम गलत काम कर रहे हैं, हमें नहीं? वो गलत नहीं समझते ना, वो नहीं समझते। अब क्या कहूं? फिर मैं वही कह रहा हूं, समझते हैं ठीक है। मैं वही कह रहा हूं ना कि अगर आप नई चीजों को गलत समझते तो फिर ये चीजें ठीक नहीं होंगी। इस मामले को हम उठाकर रखते हैं, अगले प्रोग्राम तक हम इसको डिस्कस करते रहेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ और चेहरे भी आपके सामने लाएं जो जिनसे जवाबात बनते हैं, जिनसे आप सवाल करना चाहते हैं और आप जानना चाहते हैं कि व्हाट इज़ देयर माइंडसेट। आज हमने इतनी ज़्यादा बात टीम सिलेक्शन पे नहीं की, वजह क्योंकि उनके यके बाद दीगरे इतने इंटरव्यूज़ आ चुके हैं, उसमें वो बात अगर करते तो रिपीटिशन हो जाती है। आपका प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, मोहम्मद वसीम का शुक्रिया, तनवीर अहमद का शुक्रिया और आकिब जावेद का शुक्रिया, और आपका शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़।